हाय। तो आज की क्लास में हम समझेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो जैसे कि हमने पहले समझा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, जो प्रोसेस पहले आता था उस प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करते थे, मीन्स राइट टाइम पे भेजा था। उसके बाद हमने समझा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम, जिसमें जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम शॉर्ट होता था उस प्रोसेस को हम पहले सीपीयू में असाइन करते थे, एलोकेट करते थे और एग्जीक्यूट करते थे। अब यहाँ पे हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम क्या देखते हैं कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है उस प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करते हैं। अब प्रायोरिटी क्या होता है? प्रायोरिटी हम हर एक प्रोसेस को एक इंटीजर असाइन कर सकते हैं और वो इंटीजर लार्जेस्ट भी हो सकता है और स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर लेकर के वेरियस पैरामीटर ऑफ प्रोसेस को काउंट करते हैं और समझते हैं कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसा है, क्या इसका टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, क्या एल्गोरिथम सूटेबल है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या इसके एडवांटेज है और क्या इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5 प्रोसेस और सभी का बर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी और अराइवल टाइम असाइन किया गया है। और मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको एग्जाम में आता है तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को आप बाय डिफ़ॉल्ट एज अ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स टाइम है और क्या इसका टर्न अराउंड टाइम है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 प्रोसेस दिया गया और सबका बर्स्ट टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम शेड्यूल करते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम अराइवल टाइम देखते हैं। तो अराइवल टाइम तो सभी का 0 है, अराइवल टाइम 0। तो हम उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखते हैं प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी देखते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर को हमने लार्जेस्ट प्रायोरिटी दी है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर P2 है। तो सबसे पहले हम किसको शेड्यूल करेंगे? P2 को। तो P2 आया और अपना कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए वो करेगा 1। उसके बाद में देखिए कौन से प्रोसेस का प्रायोरिटी यहाँ है? P5 का। तो उसके बाद हम P5 का असाइन करते हैं, वो अपना वर्क कंप्लीट करता 5 यूनिट ऑफ टाइम में, 6 में कंप्लीट करता है। उसके बाद हम देखते हैं P1 शेड्यूल होता है, P1 अपना कंप्लीट करता है 16 यूनिट ऑफ टाइम में। उसके बाद में हम देखते हैं P3 को, P3 ले लेते हैं। P3 को कैलकुलेट करते हैं तो P3 का कितना है? तो 2 है, 18। उसके एट द लास्ट कौन आता है आपका? P4। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो इसका अब हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मीन्स क्या होता है? टाइम एट विच प्रोसेस गेट फिनिश्ड। वो टाइम जिसमें प्रोसेस फिनिश होता है उसको हम कंप्लीशन टाइम कहते हैं। और सिंपल होता है, गैंट चार्ट के लास्ट में जो प्रोसेस कहाँ पे फिनिश्ड हुआ है वो आपका कंप्लीशन टाइम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं P1। तो P1 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है? 16 यूनिट ऑफ टाइम में हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं P2। तो P2 1 यूनिट ऑफ टाइम में हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं P3 18 यूनिट ऑफ टाइम में। उसके बाद में हम देखते हैं P4। तो P4 19 यूनिट में है। उसके बाद में हम किसे देखेंगे? P5 को। तो P5 कहाँ पे आपका 6 यूनिट ऑफ टाइम में। तो ये हुआ आपका कंप्लीशन टाइम। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो सभी का अराइवल टाइम 0 दिया है तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम आपका यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। तो 16 1 18 19 6। तो इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 60। ओके। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम मीन्स टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कितने टाइम तक के किसी प्रोसेस ने वेट किया। तो आप गैंट चार्ट को देख करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से, तो आप यहाँ पे देख करके लिखेंगे हम सबसे पहले। तो P1 को देखिए, P1 6 टाइम में शेड्यूल हुआ। उसके बाद में देखिए P2 0 यूनिट ऑफ टाइम में शेड्यूल हो गया और P3 को देखिए 16 यूनिट ऑफ टाइम में हो गया। उसके बाद में P4 18 यूनिट ऑफ टाइम में। ओके। उसके बाद में देखिए P5। तो P5 1 यूनिट ऑफ टाइम में। तो इसको हम टोटल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 41 यूनिट। ओके। उसके बाद हम किसे कैलकुलेट करेंगे? रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम मीन्स टाइम एट विच प्रोसेस गेट फर्स्ट शेड्यूल। वो टाइम जिसमें प्रोसेस फर्स्ट टाइम शेड्यूल होता है सीपीयू में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सेम होगा तो देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेम कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसके वेरियस पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं क्या इसका टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा,
क्या इसका रिस्पॉन्स टाइम है, क्या इसका गैंट चार्ट बनेगा, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो ये पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, तो 12 मिली सेकेंड्स। उसके बाद में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया आपका 41/5 0.2 मिली सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम इसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या इसके एडवांटेज है। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि P4 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है, शॉर्ट है एज कम्पेयर टू P1 और P5, लेकिन P1 को P2, P1, P3, P5 इन सब का वेट करना पड़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई लार्जर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस का अगर प्रायोरिटी हैश्ड होगा तो अपने प्रोसेस को तो शेड्यूल करते रह जाएगा और उसको हम कोई प्रीम्प्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई होती है ना। तो इससे क्या होगा कि बहुत टाइम मतलब रिस्पॉन्स टाइम बहुत लो मिलेगा, मतलब रिस्पॉन्स बहुत टाइम तक के किसी दूसरे लार्जर प्रोसेस को स्मॉलर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें स्टारवेशन जैसी समस्या ऑकर होती है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंट करना तो लिटिल बिट डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ईजी है, बट यहाँ पे आपको हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन करनी होगी और उसके बेस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये उतना इसका रिस्पॉन्स टाइम उतना खास नहीं है और वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आपका लार्जर है। तो ये प्रोसेस को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उतना डेवलप नहीं किया जाता। जैसे कि हम बोल सकते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम, इन सब सिस्टम में आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखने को नहीं मिलते। तो ये हुआ आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो आज के क्लास में हमने क्या समझा कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम बाय डिफॉल्ट एज अ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लेकर के चलते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहा कि सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो आप बाय डिफॉल्ट एज अ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग लेकर के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट किए, उसके बाद में हमने समझे कि इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोट आउट क्या रखना है कि आपको एज अ बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव लेकर के चलना है और आपको हमेशा ये देख करके चलना है कि क्वेश्चन में गिवन है क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर को हाईएस्ट प्रायोरिटी है या लार्जेस्ट इंटीजर को हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये देखते हुए आपको चलना है। क्योंकि अगर मैं लार्जेस्ट इंटीजर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देता हूँ तो P4 पहले शेड्यूल होता है और इसका पूरा गैंट चार्ट और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम चेंज हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपका जो आप सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो इस दो पॉइंट को आपको देखते हुए चलना है और माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टारवेशन जैसी समस्या इसमें ऑकर होती है। तो इन समस्या को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एजिंग, ओके। और एजिंग से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं यूजीसी नेट में, जो आगे की क्लास में हम समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।